194C अगला आईएमपी सेक्शन। मैंने कहा ये टीडीएस चैप्टर इतना ज्यादा वेटेज वाला नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा भी है, फिर भी मैंने समरी फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको इसको समराइज करने की कोशिश की है। अब इनमें से भी अगर आप कम सेक्शन याद रखना चाहते हैं तो मैंने एक सबसे आईएमपी बताया 194A इंटरेस्ट वाला, 194A। दूसरा आईएमपी बोल रहा हूं 194C। ऐसे 3-4 आईएमपी आपको बताऊंगा, उतने भी याद रख लोगे तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। 194C में ऐसा है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इसको पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, या सब कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एनी टाइप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट। आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने प्लम्बर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिजनेस में तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, ठीक, कब टीडीएस करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विचर इज अर्लियर। 90% यही होगा, इसलिए आप भूल भी जाओ तो अधिकांश जगह यही लगा देना। अब फिर लिमिट ढंग से पढ़ना है। सिंगल पेमेंट और क्रेडिट मोर देन 30,000। एक बार में अगर आपने 30,000 रुपए का पेमेंट किया या उसके अकाउंट में क्रेडिट किया, क्रेडिट करना भी पेमेंट जैसा माना जाता है, विचेवर इज अर्लियर, टीडीएस तो करना पड़ेगा। यानी पेमेंट नहीं किया, सिर्फ क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में, लायबिलिटी क्रिएट कर ली, होता है ना, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट अकाउंट, तो भी आपको टीडीएस करना है। इफ सिंगल पेमेंट और क्रेडिट एग्जिट्स 30,000 और एग्रीगेट सम एग्जिट्स 1 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसको समझ लेते हैं और इसका भी इलस्ट्रेशन आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा, वो जरूर कर लेना, तो वहां से क्लियर होगी बात को समझना। सपोज मैं पेयर, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट दे रहा हूं, मैंने उससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफिशियल हो, पर्सनल से घर का मकान बनवाया, उस पर टीडीएस नहीं लगते, हम बात सब बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की। मैंने वहां लिखा भी नीचे, आप देखेंगे ध्यान से उसी कॉलम में जहां 30,000 और 1 लाख लिखा है कि इंडिविजुअल एचएफ नीड नॉट डिडक्ट टैक्स वेयर सम इज पेड और क्रेडिटेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। अगर एक्सक्लूसिवली पर्सनल, आप बंगला बनाने के लिए एक इंडिविजुअल अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है तो कितना भी करे कोई टीडीएस नहीं। लेकिन अगर ऑफिस बिल्डिंग बनाना है, गोडाउन बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है और पेमेंट एग्जिट 30,000 सिंगल पेमेंट या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस होगा। तो मान लो कि मुझे साल भर में, पूरे साल भर में, पूरे इस ईयर में 19-20 में मुझे किसी को सिर्फ 30,000 ही पेमेंट करना, एक ही बार पेमेंट करना पड़ा, बस सिंगल पेमेंट, पूरे साल और कोई पेमेंट नहीं किया मैंने, तो ऐसी कंडीशन में टीडीएस नहीं होगा। लेकिन अगर उस एक ही बार में मैंने पेमेंट 30 से ज्यादा कर दिया, एक ही बार में, ठीक है, डबल नहीं करना मुझे पेमेंट, एक व्यक्ति को एक ही बार पेमेंट करना मुझे, बस 31,000, सिंगल एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, एक बार का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर मुझे टीडीएस करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट एग्जिट 30,000। तो एक तो ये बात, या एग्रीगेट सम, यानी आपने कभी 25 पेमेंट किया, कभी 30 पेमेंट किया, कभी 40 पेमेंट किया, अब ये कितने हो गए आपके टोटल मिलाकर 95 हो गए। अभी तक टीडीएस नहीं करना है, सॉरी इसको और कम कर लेते हैं हम, इसको भी 25 कर लेते हैं, तो 50 और 80 है। तो इंडिविजुअल 30 से कम है, 30 से ज्यादा नहीं, 30 है, 30 से कम, तो इंडिविजुअली तो आपको टीडीएस नहीं करना है, यानी इस रूल के हिसाब से टीडीएस नहीं करना है। बाकी इस रूल में फंस सकते हो ना आप, अभी तक तो नहीं करना, एग्रीगेट सम आपका 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है और इंडिविजुअल 30 से ऊपर नहीं जा रहा है तो टीडीएस नहीं। लेकिन जैसे अगला पेमेंट करा, मान लो अगला पेमेंट हमने फिर 25,000 किया, तो अब ये 25,000 जैसे ही किए तो अब ये टोटल मिला के कितने होगा, सब मिला के यहां तक 1,05,000। तो इंडिविजुअली 30,000 से अंदर है,
लेकिन एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर अगर हो गया तो एंटायर अमाउंट, पूरे अमाउंट 1,05,000 रुपए टीडीएस होगा। ठीक है, और वो टीडीएस जो होगा वो किस पेमेंट में से होगा? 1,05,000 रुपए। कितने परसेंट से? सामने लिखा हुआ है 1% इफ रिसिपेंट इज इंडिविजुअल, यानी जिसको आप दे रहे हो वो इंडिविजुअल है तो 1% टीडीएस काटो, और अगर वो एनी अदर पर्सन है, यानी वो कंपनी है, फॉर्म है, कोई और है, उसको पेमेंट कर रहे हो तो आप कितना बांटोगे? 2%। तो सपोज ये मिस्टर एक्स है, इंडिविजुअल है, तो मैं इसके टीडीएस कितना करूंगा? 1% से, और 1% से यानी 1,050 रुपए। तो एंटायर अमाउंट इज लायबल टू डिडक्ट इटसेल्फ। लेकिन बात ये कि 1,050 किस में से काटू? ये पेमेंट तो मैं दे चुका, ये पेमेंट भी दे चुका, ये पेमेंट भी दे चुका हूं मैं तो, और तब तो टीडीएस की लायबिलिटी थी ही नहीं, इसलिए मैंने टीडीएस काटा ही नहीं, पूरे 25 दे दिए। तो ये पूरा 1,050 अमाउंट इस लास्ट वाले 25,000 रुपए में से आपको डिडक्ट करना है, और बचा हुआ पेमेंट उसको आपको देना है। ठीक है, इसका एक इलस्ट्रेशन आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। बात यही वाली मैंने यहां क्लियर कर ली, समझे आप? तो इंडिविजुअल 30,000, आपको अलग अलग क्या देखना है? 30,000। अगर 30 से ज्यादा है तो टीडीएस होगा, और 30 से कम है तो फिर आप दूसरी चीज देख लेना, क्या एग्रीगेट अमाउंट तो 1,00,000 से ऊपर तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपको एंटायर अमाउंट पे टीडीएस करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही पता था आपको कि मुझे इस व्यक्ति को 4 बार पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट में, और एग्रीगेट सम पेड और लाइकली टू बी पेड एक्सीडिंग 1 लाख, 1,00,000 से ऊपर होने वाला है, तो आप समझदारी ये कर सकते थे, स्टार्टिंग से 1% डिडक्शन ले लेते, यहां 1% माइनस कर देते, यहां 1%, यहां 250, यहां 300, यहां 250, यहां 250, तो टोटल मिला के 1,050 का पेमेंट हो जाता, टीडीएस हो जाता है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं आप, तो फिर आप लास्ट वाले में से एंटायर अमाउंट पे टीडीएस करेंगे। ये रूल है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। आईएमपी समझ लेना, कितना याद रखोगे? नंबर 1 याद रखोगे, पेमेंट फॉर एनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट। देना क्या, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अमाउंट क्या याद रखोगे आप? 30,000 या 1,00,000, और टीडीएस की रेट क्या रखोगे? 1% एंड 2%। अब बाकी बची हुई बात बताता हूं उसको मैं। फोकस फर्स्ट कॉलम में से आए, स्टार्टिंग से आए। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के नीचे मैंने एक ब्रैकेट पे लिखा है एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर्स। एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर्स पर ये टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगता है। यानी मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर है। कौन है ये? ट्रांसपोर्टर है। मैंने इससे कहा मेरे फैक्ट्री में जितना गुड्स बन रहा है वो सारा गुड्स आप लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, मैं जहां जहां भेजूंगा, इंदौर, भोपाल, रतलाम, कहीं भी, तो आप भेजेंगे। तो मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पूरे साल भर के लिए कि भाई मेरे फैक्ट्री में जितना गुड्स बनेगा आप भेजें। तो मैं इसको कितना भी पेमेंट करूं, 30,000 से कम करूं, 30 से ज्यादा करूं, 1,00,000 से कम करूं, 1,00,000 से ज्यादा करूं, कोई टीडीएस नहीं करना है, कोई टीडीएस नहीं करना है। एक्सक्लूड किया हुआ, क्लियर लिखा है एक्सक्लूडिंग, लेकिन शर्त है इफ दे प्रोवाइड पेन नंबर। क्या दे वो लोग? आपको पेन नंबर दे दे तो ऐसा करना है, अगर पेन नंबर नहीं दे तो टीडीएस करो। एंड with effect from 1st June 15 if they gives a declaration that they do not own more than 10 goods carries at any time during the year। दो बात, एक तो पेन नंबर लेना है उससे आपको, और एक डिक्लेरेशन लेना है क्या कि उनके पास 10 से ज्यादा गुड्स व्हीकल नहीं है, छोटे बड़े सब मिला के, ट्रक हो, ट्राला हो या टेम्पो हो या लोडिंग व्हीकल, कुछ भी हो, सब मिला के नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। एक दिन के लिए उसके बाद 10 से ऊपर व्हीकल नहीं होना चाहिए। ऐसा डिक्लेरेशन अगर वो देता है तब जाके उसको एग्जम्पशन है, मींस उसके पेमेंट पे टीडीएस नहीं होगा, अदरवाइज उसके पेमेंट पे टीडीएस होगा। ठीक, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए स्पेशली था। फिर 4th कॉलम में मैंने आपको बता ही दिया कौन सी वाली बात, कि अगर ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर टीडीएस करने की जरूरत नहीं। और लास्ट कॉलम में आपको 1% बताया, 2% बताया। वहां एक बात और लिखी है, टीडीएस ऑन एंटायर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिल बट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मान लो कि आपने जब इस बंदे को पेमेंट किया तो इसने बिल में इसने इनवाइस बना के भेजा होगा।
इसने इनवाइस में क्या करा, इन्होंने इनवाइस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख प्लस एक्सपेंसेस टू बी रियम्बर्स 1 लाख 11 लाख प्लस जीएसटी सपोज 12% मान लेते हैं 10 लाख का, तो 1,20,000, ऐसा करके उसने आपको 12,20,000 का बिल बना के भेज दिया। अब हमने इसको पेमेंट कितना करना है, 12,20,000, लेकिन टीडीएस 12,20,000 पे नहीं होगा। 12,20,000 टीडीएस कर लिया तो मतलब इसको भी टीडीएस हो गया एक तरीके। टीडीएस किस बात का था, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, नेचर क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट तो सिर्फ ये है ना, कायदे से इस पे टीडीएस होना चाहिए। तो मैं टीडीएस की जो 1% 2% रेट लगाऊंगा इस पे लगाऊंगा, या इस पे कब लगा सकता हूं, क्या लिखा हुआ आप देखें, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिल। जब उस बिल का पार्ट हो तो आप इसमें इंक्लूड करोगे, लेकिन हो सकता है कि उस बंदे ने क्या करा हो कि ये बिल अलग से दिया और एक्सपेंडिचर का बिल अलग से दिया, तो मुझे उस पर टीडीएस करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये एक्सपेंडिचर का इस बिल का पार्ट होता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिल, इसमें इंक्लूड होते, तो फिर मुझे पूरे 11 लाख पर टीडीएस करना पड़ता है। किस पर करना पड़ता है, 11 पे। लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इस पर कभी टीडीएस नहीं होगा इस अमाउंट पर, क्योंकि ये अमाउंट तो जीएसटी टैक्स का अमाउंट है, ये कंसिडरेशन का अमाउंट थोड़ी ना। ये बात सब जगह अप्लाई होगी, कहीं नहीं भी लिखा है मैंने तो ऑलवेज, जब भी इनवाइस कभी मान लो एग्जाम में आपको ऐसा बना के दे तो जीएसटी पर टीडीएस कभी नहीं होगा, सिर्फ मेन कंसिडरेशन पर होगा। और एक्सपेंसेस पे भी कब होगा, इफ इट इज फॉर्म पार्ट ऑफ इनवाइस, उसका एक फॉर्म है ना, उसी बिल में लिखे हुए हैं तो होगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। 194C आईएमपी सेक्शन। अब अदर सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, बहुत सारे एजेंट होते हैं, आपने देखा होगा जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के, तो उनको जो एलआईसी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कमीशन मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पे टीडीएस करती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच अर्लियर मोर देन 15,000 इन फाइनेंशियल। अगर एलआईसी किसी एजेंट को 15,000 से ज्यादा का कमीशन देगी तो टीडीएस करेगी, 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं। 15,000 से ज्यादा पे कितना टीडीएस, 5%। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे आप। 194DA पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इफ टैक्सेबल। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने सुना होगा आज तक कि हमें जब एलआईसी से पैसा मिलता है, डेथ बेनिफिट, जिसके नाम से एलआईसी थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके घर वालों को पैसा मिलता है, या डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी 10 साल 20 साल की पॉलिसी लेती है, उसके बाद पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। 99% पॉलिसीज में एग्जेम्प्टेड होता है, और एग्जेम्प्टेड चीजों पे टीडीएस नहीं होता। लेकिन मैं एक्सेप्शनल बात बता रहा हूं कि इफ एलआईसी पेमेंट इज टैक्सेबल देन टीडीएस रिक्वायर्ड। तो टैक्सेबल कब होती है वो मैंने नोट में लिखा है, तो इसके लिए पहले मैं आपको नोट पर ले आता हूं। एक नोट देखें आप, नोट नंबर 4 अंडर सेक्शन 194DA पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी टैक्सेबल। जनरली पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन मैच्योरिटी और ऑफ को ऑन कर लेना, और ऑन डेथ इंक्लूडिंग बोनस इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, हेंस नो टीडीएस प्रोविजंस आर अप्लाई। तो जनरली एलआईसी का पैसा मैंने कहा आपसे कि एग्जेम्प्ट होता है, बट कुछ रेयर केसेस में टैक्सेबल होता है। वो कौन से, इन फॉलोइंग केसेस पॉलिसी अमाउंट इज टैक्सेबल एंड टीडीएस रिक्वायर्ड। नंबर 1 कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अदर्स उसमें कहीं आया था, आपको याद हो तो, कीमैन इंश्योरेंस यानी जो अपने बिजनेस के की पर्संस होते हैं, उसकी पॉलिसी का पैसा जब मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है, तो तब उस पर टीडीएस करना है। यानी एलआईसी वाला अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा देंगे किसी को भी तो उस पर टीडीएस करेंगे। दूसरा और तीसरा मेन ये समझना है आपको, पॉलिसी इश्यूड बिटवीन 1 अप्रैल 3 to 31 March 12 एंड प्रीमियम अमाउंट इज मोर देन 20% ऑफ सम इंश्योर। मैंने आपको सैलरी चैप्टर में बताया था कि 80C के डिडक्शन में हम 20% से ऊपर का एलिजिबल नहीं करते, वो 80C में ही रखना आप। लेकिन उन पॉलिसी में, जिन पॉलिसी में सम इंश्योर्ड के 20% से ज्यादा, मान लो सम इंश्योर्ड आपने 2 लाख का इंश्योरेंस कराया और उसकी प्रीमियम आपकी 42,000 बनती पर एनम,
जबकि इसका 20% कितना होता है 40,000। तो अब आप 80C में क्या करेंगे, 80C में तो इसका 20% यानी 40,000 का डिडक्शन मिलेंगे। ये तो बात अलग हो गई, ये सेपरेट मैटर हो गई। ऐसा आप हर साल करते रहे, हर साल करते रहे, लेकिन जब आपको डेथ पर या मैच्योरिटी पर पेमेंट मिलेगा 2 लाख प्लस बोनस, बोनस सहित पैसा मिलेगा आपको, तो ये सारा जो पैसा मिलेगा ये टैक्सेबल होगा, बिकॉज प्रीमियम इज मोर देन 20% ऑफ सम इंश्योर्ड, इसलिए आपको ये टैक्सेबल रहेगा। ऐसे ही तीसरा पॉइंट, जहां पॉलिसी इश्यूड आफ्टर 31 मार्च, अगर 2012 के बाद की पॉलिसी है तो अपना रूल क्या है, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लो पॉलिसी 21,000 रुपए प्रीमियम है, तो आप इसका 10% 80C में डिडक्शन ले लोगे आप 20,000, ये हर साल लोगे 20,000। मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलेगा 2 लाख प्लस बोनस, तो ये टैक्सेबल होगा, बिकॉज प्रीमियम अमाउंट इज मोर देन 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो ऐसी पॉलिसी टैक्सेबल होती है, बाकी पॉलिसी टैक्सेबल नहीं होती। अगर ये एग्जैक्ट 10% या उससे कम के प्रीमियम वाली पॉलिसी होती तो ये पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होता, और एग्जेम्प्ट होता तो कोई टीडीएस नहीं होता, ये कंसेप्ट है। और एनी अदर केसेस इज नोटिफाइड। तो आपको इलस्ट्रेशन 4 जब स्टडी मटेरियल करेंगे तब आपको ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। बस यही केसेस है जब वो टैक्सेबल होती है, वरना सारी एलआईसी पॉलिसी जितनी भी होती है, नाम बहुत सारे सुने होंगे आपने, जीवन रक्षा, जीवन बीमा वगैरह, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो ऐसे कई पॉलिसीज रहती है, सब एग्जेम्प्टेड है। बस आप ये एक्सेप्शनल याद रख लेना, तो वो इलस्ट्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो देते हैं जब वो बात अलग, 80C अलग याद रखो, वो वहां 10% 20% अलग याद रखो। यहां हम बात करेंगे इफ एलआईसी पेमेंट इज टैक्सेबल देन टीडीएस रिक्वायर्ड, और लिमिट कितनी, मोर देन आर इक्वल टू 1 लाख एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी आपने छोटी छोटी बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस ले रखी थी, किसी से 25 आए, किसी से 40 आए, किसी से 80 आए, एग्रीगेट अगर 1 लाख से ज्यादा आए हैं तो टीडीएस होगा। कितना होगा, तो सामने लिखा हुआ देखें आप, 5% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19, और उससे पहले 1% था, बीच में डेट बदली थी। तो अगस्त तक का पेमेंट अगर हुआ तो 1% याद रखना पड़ेगा, और अगस्त के बाद का पेमेंट हुआ तो 5%। वैसे 5% याद रख लो आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जो टैक्सेबल पॉलिसी है, जो एग्जेम्प्टेड पॉलिसी उस पर कोई टीडीएस नहीं। तो टैक्सेबल पॉलिसी अगर होगी तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा, और नहीं लिखा है तो जनरल एजम्पशन है कि ऑल लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से हो चाहे एलआईसी से। और दो अलग अलग, मैं देने की बात अलग कर रहा हूं, जो प्रीमियम पे करते थे वो 80C में डिडक्टिबल, वो अलग चीज है। मैं तो वापस पैसा लेने की बात कर रहा हूं, क्लियर। अगले सेक्शन पर आते हैं, 194E, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग एथलीट्स और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अब पेमेंट किसको कर रहे हैं हम, किसी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को कर रहे हैं, या फिर हम किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को करना है, ठीक है। कब डीडीएस करना है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। लिमिट नील, इसका मतलब अगर मैं उनको 1,000 रुपए का भी पेमेंट करूंगा तो मुझे टीडीएस करना है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। कितने रेट से करना है, तो 20% से करना है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट की, नॉन रेसिडेंट क्या क्या इनकम कमाते होंगे अपने इंडिया आके, वो बाहर क्या कमाते उससे क्या मतलब। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है रेसिडेंशियल स्टेटस में कि इंडिया में इनकम अक्रूड अगर होती है या रिसीव्ड होती है तो टैक्सेबल। तो इंडिया जब वो आते हैं तो 3 तरह की इनकम आपने जनरली देखी होगी। नंबर 1, वो यहां पर कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम से उनको पैसा मिलता है, वो इनकम। नंबर 2, वो यहां पर आपने देखा होगा टीवी पर एड भी आते हैं कई फॉरेन प्लेयर्स के, तो एड से पैसा कमाते हैं। और तीसरा, आपने न्यूज़पेपर में देखना कभी, तो न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल प्रिंट होते हैं, तो उस आर्टिकल से भी कमाते हैं। तो जनरली ये सब इनकम हो सकती है एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन की। तो इस इनकम पर कितना टीडीएस करना है, 20%। तो पेयर जब उन स्पोर्ट्समैन को पे करेगा
यानी वो टीवी चैनल वाले या जो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब उस एड का पैसा देगी उसको तो टीडीएस काट के देगी। वो गेम ऑर्गेनाइजर अगर उसको गेम का पैसा देंगे तो 20% टीडीएस काट के देंगे उसको पेमेंट। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल सॉरी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को, ठीक है। 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अलग था, लॉटरी टिकट बेचने वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो जो बेचता है उसको क्या मिलता है? कमीशन। गवर्नमेंट लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रही है, केरल वगैरह बहुत सी जगह, तो गवर्नमेंट ने अपने एजेंट को दी होगी लॉटरी टिकट, वो बेचते होंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या मिलता होगा? कमीशन। तो गवर्नमेंट जब उनको कमीशन देगी तो क्या करेगी? टीडीएस करेगी। कितना? 5% से करेगी। कब? मोर देन 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स इफ कमीशन टू एजेंट is more than 15,000 during the previous year, then TDS required at the rate 5%. क्लियर है बात? ये स्पेशली लॉटरी कमीशन के बारे में, बाकी कमीशन के बारे में ये सेक्शन नहीं। तो आप सेक्शन नंबर भूल जाओ चलेगा, सेक्शन नंबर सिर्फ जो IMPI भी बताऊंगा वो याद रख लेना, इतनी सारी सेक्शन में तो सब मिक्स हो जाएगा। 194H अब अदर कमीशन की बात करते हैं। लॉटरी के अलावा भी तो बहुत से कमीशन एजेंट होते हैं, डेल क्रेडर एजेंट, कंसाइनमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कमीशन बेसिस पे वर्क करने वाले बहुत से लोग होते हैं। ब्रोकर होते हैं जो ब्रोकरेज बेसिस पे काम करते हैं, उनका काम सिर्फ मीडिएटर का होता है, इधर से सेलर बायर को ट्रांजेक्शन करवाना। तो उन पर कब टीडीएस होगा? तो उन पर भी लिमिट सेम है, 15,000, मोर देन 15,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड रेट 5%। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर, ये तो 90% है, इसलिए ये न भी याद रखो चलेगा। मेन आप नेचर याद रखो, 15,000 याद रखो और 5% याद रखो। अगला IMP सेक्शन 194I रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। रेंट, आप किसी को किराया दे रहे हो, उसकी बिल्डिंग का, उसकी मशीन का या उसके फर्नीचर का आपने यूज किया, तो टीडीएस करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। More than 2,40,000 during the financial year with effect from 1st April 19। ये नया अमेंडमेंट था, पहले इसकी लिमिट 1,80,000 थी, अब इसकी लिमिट 2,40,000 कर दी। तो सपोज ऐसा होता है ना, मैंने अपना मकान किसी को किराए पर दिया, बैंक को, अक्सर आपने देखा होगा, तो बैंक वाले अगर मुझे किराया देंगे तो वो मुझे टीडीएस काट के देंगे। अगर मेरा रेंट 2,40,000 से ज्यादा बनता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मैंने किसी को मशीन किराए पर दी, तो मशीन पर भी, फर्नीचर पर भी, इन सब पर भी रेंट अगर 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस होगा। और मैं बार बार बोल चुका हूं, टीडीएस करेगा कौन? पेयर करेगा, जो पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस करेगा। तो मैं अगर किसी को रेंट का पेमेंट कर रहा हूं 2,40,000 से ज्यादा तो टीडीएस करूंगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने किसी से मशीन किराया भी, मान लो मैंने किसी से जेसीबी मशीन आती है ना बड़ी, वो किराए पर मंगवाई, वो किराए पर मंगवाई और उसका किराया दिया और उसका किराया 2,40,000 से ज्यादा बना तो मुझे टीडीएस करना है। मैंने किसी का फर्नीचर यूज किया, उसका रेंट दिया 2,40,000 से, तो उसका भी टीडीएस मुझे करना है। एनी टाइप ऑफ रेंट। बट इंपॉर्टेंट ये है, एक तो लिमिट याद रखोगे आप 2,40,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और रेट याद रखना, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2%। प्लांट मशीन किराए पर अगर लूंगा मैं किसी को, प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं इस पे 2% टीडीएस करूंगा। रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर 10%। अगर मैं किसी का बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर लूंगा या फर्नीचर किराए पर लूंगा तो मैं उस पर कितना परसेंट करूंगा टीडीएस? 10% टीडीएस करूंगा। ये फर्क याद रखना आप। मशीन पर 2%, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर पर 10% रेट ऑफ टीडीएस, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड म्युनिसिपल टैक्सेस। तो जीएसटी वाला कंसेप्ट में समझा चुका हूं, जीएसटी छोड़ के, क्योंकि ये कमर्शियल रेंटिंग है और कमर्शियल रेंटिंग लायबल फॉर जीएसटी, सर्विस टैक्स में आती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स लगता है एक तरीके से, क्योंकि कमर्शियल रेंटिंग है ना, तो उस पर टैक्स। तो सामने वाला यानी जिसको हमने, जो भी हमारा टेनेंट है,
वो जब बिल बना के देगा तो किराए के साथ साथ, मान लो किराया हो गया आपका 2,50,000, तो उसके साथ वो जीएसटी लगा के देगा, क्योंकि ये भी सर्विस की कैटेगरी में आता है। तो मुझे टीडीएस इस पर नहीं करना है, मुझे टीडीएस सिर्फ इस पर करना है। और वो भी कब करना है, अगर 2,40,000 से ज्यादा हो तो। ये 2,40,000 से ज्यादा है, इसलिए पूरे पे करूंगा मैं। कितने परसेंट से करूंगा, 2,50,000 पे। तो 2,50,000 रुपए पर या तो मैं 2% से करूंगा अगर ये प्लांट मशीन है तो, और अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग है तो कितने परसेंट से करूंगा, 10%, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब हो सकता है ये मकान और मकान पे म्युनिसिपल टैक्स उन्होंने पे किया, ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स पर कोई टीडीएस नहीं होगा। ये हो गया आपके 194I, ये भी आईएमपी सेक्शन। 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे वैसे भी टैक्स नहीं लगता है, तो उसको छोड़ दो। जो टैक्स नहीं लगता तो टीडीएस किस बात की। बाकी जगह पे इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि अगर मान लो मैं अर्बन एरिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूं, बेचने की बात कर रहे हैं, ये किराए की बात थी, अब मैं बेचने की बात कर रहा हूं, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर, कंसिडरेशन पेड और पेबल टू रेसिडेंट ट्रांसफरर इज मोर देन 50 लाख। कितने लाख का, 50 लाख रुपए से ज्यादा। यानी अगर हमने मकान बेचा है, मान लो मैंने किसी को अपना मकान बेचा 60 लाख रुपए में, आजकल मामूली बात है इतने मकान 60 लाख में, तो सामने वाला मुझे जो 60 लाख देगा तो 60 लाख में से टीडीएस काटेगा, बिकॉज कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000, और टीडीएस कितना काटेगा, 1%, ठीक है। ये वाले सेक्शन बड़ा अजीब सा सेक्शन है। यानी ये सेक्शन आप देखो, ये सेक्शन कहीं बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये ना आप और हम अपना पर्सनल हाउस भी बेचेंगे, रेसिडेंशियल मकान भी बेचेंगे, किसी भी उन्होंने ये नहीं लिखा कमर्शियल प्रॉपर्टी, उन्होंने लिखा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी मैं भी अगर अपना मकान बेचूंगा, ठीक है, तो उस मकान को जो बेचूंगा तो सामने वाला मुझे जो पेमेंट करेगा, तो पेयर शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स 1% ऑन एंटायर कंसिडरेशन इफ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। और एक और बात है कि वही 1% के नीचे, बट इफ रिसिपिएंट डज नॉट हैव पेन 20%, अगर उसने पेन नंबर नहीं दिया तो 20% टीडीएस काट लो। ये रूल तो कॉमन है सभी के लिए, मैंने लास्ट में नोट में भी लिखा, तो आप तो बेसिक याद रखो। 50 लाख से ऊपर का अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स कंसिडरेशन है मोर देन 50 लाख, देन टीडीएस रिक्वायर्ड 1%। यानी ये कितनी अजीब सी बात है कि अगर मिस्टर एक्स अपना मकान मिस्टर वाई को बेच रहे हैं, मिस्टर वाई को बेच रहे हैं, ये दोनों इंडिविजुअल पर्सन है, और ये बिजनेसमैन भी नहीं, मान लो ये भी सैलरीड एम्प्लॉय, भी सैलरीड एम्प्लॉय, बट इतने सालों में इसने एक मकान बनाया था, और अब ये वो मकान 60 लाख रुपए में इनको बेच रहा है, ये भी सैलरीड, इन्होंने इतनी सेविंग कर ली, 60 लाख रुपए मकान खरीद रहा है, तो भी इन पे टीडीएस के रूल लगेंगे। ये सेक्शन एक्सेप्शनल सेक्शन है, ठीक है, यहां बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं, तो भी इन पे टीडीएस लगेंगे। जब ये पेयर पे करेंगे पेमेंट 60 लाख का, तो इसमें 1% टीडीएस काट के नेट पेमेंट करेंगे, और इस 1% टीडीएस का पेमेंट कहां करेंगे, मिस्टर एक्स के पेन नंबर में। और अगर मिस्टर एक्स पेन नंबर ना दे तो 20% टीडीएस काट लो, 60 लाख का 20% 12 लाख काट, गवर्नमेंट अलाउड कर रही है आपको। ये ऐसा सेक्शन है, तो ये हर चीज पे अप्लाई होता है, मतलब कोई सी भी मूल प्रॉपर्टी हो, मे बी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, बट कंसिडरेशन शुड एक्सीड 50 लाख एंड टीडीएस रेट ओनली 1%। 194IA का जब इलस्ट्रेशन करेंगे अपने स्टडी मटेरियल में, इलस्ट्रेशन नंबर 7th, तो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने कैपिटल गेन चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए उसका सॉल्यूशन मत देखना। उस सॉल्यूशन में पूरा कैपिटल गेन तक कैलकुलेट कर दिया उन्होंने, ठीक है, वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। अभी हमें सिर्फ इतना करना है कि उसने बेंगलोर में एक अपना बिल्डिंग बेची और एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा, ये 60 लाख में बेचा और ये 15 लाख रुपए में बेचा, ठीक है। तो 60 लाख रुपए में बेचा किसी बायर को, तो बायर जब इनको पेमेंट करेगा, ठीक है, वो बायर मींस पेयर है, तो वो इस 60 लाख रुपए पर टीडीएस काटेगा, कितने परसेंट, 1%। लेकिन इस एग्रीकल्चर लैंड पर वो टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर
टीडीएस नहीं होगा। ये बात हमने यहां पढ़ी, ठीक है ना। 194IA में आप अच्छे से समझ लेना, ये कंसेप्ट है। बस इतना ही याद रखना भी आपको टीडीएस प्रोविजंस के बारे में। अब जब कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसका पूरा सॉल्यूशन आप कर पाओगे, बट मेन अभी हम टीडीएस पढ़ रहे हैं, तो टीडीएस कब होता है? 50 लाख से ऊपर में होता है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं होता, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्टेड होते हैं। जब एग्जेम्प्ट होते हैं तो फिर टैक्स लगने की बात ही नहीं आती। क्लियर है? आगे चलते हैं। 194(1)(b) पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये सेक्शन स्पेशली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जब रेंट पे करेंगे किसी को, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एग्जिट्स 1 crore or profession carried on by him exceeds 50 lakhs during the previous financial year as per section 44AB। उन इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यानी यहां उल्टा है, ये उन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जिनका ऑडिट नहीं होता सेक्शन 44AB में, ठीक है। वो भी अगर रेंट देंगे तो भी टीडीएस करना पड़ेगा। जबकि इसी रेंट जैसा एक सेक्शन हो रहा था ऊपर आई, आप देखो वहां पर रेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो बाकी सब सेक्शन में जनरली बाकी सब सेक्शन इंडिविजुअल पे कब लगते हैं, एचएफ पे कब लगते हैं टीडीएस के मैक्सिमम रूल्स? जब उनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट हुआ हो सेक्शन 44AB क्लॉज ए और बी में, यानी उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा या प्रोफेशन है तो उनकी रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा हो, तो उनपे ये प्रोविजन लगते हैं, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल पे ये प्रोविजन नहीं लगते हैं। लेकिन ये वाला सेक्शन ये बोलता है कि ये सारे इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगेगा, अदर देन दोज, यानी जिनका ऑडिट नहीं होता है उन पर लगेगा खास तौर से, यानी छोटे मोटे व्यापारी या सैलरीड पर्सन की बात करें उन पे भी लगेगा। सैलरी भी बहुत होती है आजकल। एक व्यक्ति की सैलरी मान लो 5 लाख रुपए महीना है, तो 50-60 हजार रुपए महीने के किराए के मकान में बिल्कुल रहेगा, बेंगलोर, मुंबई, बड़ी सिटी में। तो उन पर्सन की बात कर रहे हैं जिनका ऑडिट सेक्शन 44AB में नहीं होता है। कब टीडीएस करना है? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब, और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी प्रॉपर्टी वेकेटेड विच एवर इज अर्लियर। यानी या तो आप जब पेमेंट कर रहे हो तब करो, या फिर जब आप क्रेडिट कर रहे हो तब करो, विच एवर इज अर्लियर। ये तो अपन हर रूल में ही रहा था। कौन से पेमेंट, किस मंथ का पेमेंट, किस मंथ की क्रेडिट की बात कर रहे हैं? तो लास्ट मंथ, यानी अगर वो टेनेंट आपके मकान में पूरे साल रहा, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो हर महीने मत करो टीडीएस। क्या बोल रहे हैं ये? लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। इस मंथ में टीडीएस करो। और मान लो बीच में ही छोड़ के चला गया, सपोज वो दिसंबर में ही आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म करके चला गया, वेकेटेड द हाउस, तो फिर दिसंबर मंथ में टीडीएस करना। इस मंथ का में पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। मोर देन 50,000 फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। किराया कितना होना चाहिए? किराया अगर 50,000 रुपए से ज्यादा हो तो, पर 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ मतलब अगर 10 दिन का ही 50,000 तो भी चलेगा। तो मंथ वाइज 50,000 से ज्यादा का किराए का मकान अगर है तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। कितने परसेंट? 5%। कितना अजीब सा सेक्शन सोचो आप, कि जो बिजनेसमैन है जिनका ऑडिट होते हैं उन पे तो टीडीएस लगता है, वो लोग तो रेंट का टीडीएस करेंगे 194I सेक्शन में। लेकिन बाकी लोगों की बात कर रहे हैं जिनका बिजनेस ही नहीं, बेचारे सैलरीड पर्सन की बात कर रहा हूं, या और कोई किसी व्यक्ति जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है, वो भी अगर किसी को रेंट दे रहा है 50,000 से ज्यादा, तो वो टीडीएस काट के देगा, 5% टीडीएस करे इसके ऊपर, और उसके बाद नेट पेमेंट सामने आगे करेगा। ये कंसेप्ट है। तो इलस्ट्रेशन 8 आप एसएम में देखेंगे, मिस्टर एक्स सैलरीड इंडिविजुअल पे रेंट। मिस्टर एक्स सैलरीड पर्सन है, सोचो आप सैलरीड पर्सन है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये भी रेंट दे रहा है,
रेंट 55,000 पर मंथ, 55,000 रुपए पर मंथ दे रहा है किसको? मिस्टर वाई को। फ्रॉम जून 19, जून से दे रहा है, तो जून 19 टू मार्च 20, यानी 10 महीने का रेंट देगा ये, 10 मंथ्स। तो पेयर ये है, सुनना, पेयर ये है, तो इसको टीडीएस की जवाबदारी, ये जब पेमेंट करे तो टैक्स काट के करे। तो कितना टैक्स काटेगा? 55,000 रुपए पर मंथ रेंट है। नंबर 1 कंडीशन ये है आपकी कि इस एसएससी का ऑडिट नहीं होना चाहिए था, नहीं हो रहा है ऑडिट। सैलरीड पर्सन ऑडिट नहीं होता है। इंडिविजुअल है ये भी बात क्लियर है। ये सेक्शन इंडिविजुअल एचएफ पर है। रेंट 50,000 से ऊपर है, ये बात भी क्लियर है। 10 महीने का किराया बनता है 5,50,000। इस पर टीडीएस बनता है आपका 5% से 27,500। बट ये टीडीएस करना किस मंथ में से है? तो जो आखिरी मार्च मंथ में से, आपके क्या लिखा था? पेमेंट और क्रेडिट और लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, इस ईयर के आखिरी मंथ वाला, तो आखिरी मंथ में पेमेंट करेगा वो 55,000 का। उस 55,000 रुपए में से पूरे साल भर के किराए का टीडीएस 27,500 इकट्ठा काट देगा वो। तो हर महीने नहीं करना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फरवरी तक नहीं करना है, देना है रेंट पूरा 55,000 देना है। आखिरी वाले मंथ में से पूरे 550 पे टीडीएस करना है। और नीचे एक लाइन और लिखी थी, वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर एक्स वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर। मान लो दिसंबर में ही छोड़कर चले जाए, तो जून से लेके दिसंबर तक, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने हो रहे हैं। तो 7 महीने का टीडीएस यानी 55,000 इंटू 7 महीने और इसमें 5% टीडीएस, तो ये टीडीएस का अमाउंट अब ईयर एंड में नहीं, अब मार्च में थोड़ी ना, अब कब डिडक्ट करना पड़ेगा? दिसंबर वाला जो रेंट होगा उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ था क्लियर कट। पेमेंट और क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द मंथ, फॉर द लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, या तो ये, और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, ये प्रॉपर्टी वेकेटेड, अगर वेकेटेड है तो लास्ट मंथ ये होगा, वरना लास्ट मंथ ये होगा। इस मंथ का किराया 55,000 आएगा, उसमें से टीडीएस होगा एंटायर रेंट पर। ये कंसेप्ट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, लेकिन बात ये पढ़ना पूरा पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी एमसीक्यू में छोटा सा पॉइंट भी डाल सकते हो। इसलिए आप इलस्ट्रेशन 1 बाय 1 करते जाना, है ना। मॉड्यूल के सारे मॉड्यूल की करना, मॉड्यूल बहुत सिस्टमेटिक दिया है चैप्टर। तो यहां तक मैं आपको बहुत सारे सेक्शंस समझा चुका हूं, और इनके मैंने फिर कहा सिंघानिया में से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। जो भी इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिए वो कहां से करना है? स्टडी मटेरियल से करना है। तो अब हम आगे के सेक्शन बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक की आपके डाउट्स में क्लियर करवा दूं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको स्प्लिट करके भेजा था वीडियो में, फर्स्ट वीडियो अलग, सेकंड वीडियो अलग। हालांकि मैं चाहता तो एक साथ रिकॉर्ड किया हुआ है, एक साथ भी भेज सकता था, लेकिन आप एक साथ इतने सारे सेक्शन याद नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने स्प्लिट करके भेजा। ठीक है, तो आप ये रिवाइज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।